नमस्कार, मैं धीरेंद्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। स्वागत है आपका खबरनामा में। एक नजर बढ़ते हैं अब तक की सुर्खियों पर। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन की हालत नाजुक, वेंटिलेटर पर चल रहा इलाज। यूपी में एसडीएफ का बड़ा एक्शन, कुख्यात अपराधी आशीष रंजन छोटी का किया गया एनकाउंटर। एसएनएमसीएच में ओपीडी के टाइम पर अब एमआर की नहीं होगी एंट्री। मारपीट के बाद प्रबंधन ने लिया फैसला। हजारीबाग में आजादी के 78 साल बाद भी नहीं बनी सड़क। 100 को एम्बुलेंस की जगह खटिया पर ले जाने को मजबूर हुए लोग। और बिहार में शिक्षकों को मिली राहत, अब इच्छानुसार 3 जिलों में हो सकेगा तबादला। अब खबरें विस्तार से। झारखंड के शिक्षा मंत्री और झामुमो के वरिष्ठ नेता रामदास सोरेन की सेहत अब भी चिंताजनक बनी हुई है। 2 अगस्त को अपने घर के बाथरूम में गिरने से उन्हें सर और हाथ पर गंभीर चोटें आई थी। गंभीर रक्तस्राव और सर में ब्लड क्लॉट बनने की वजह से उन्हें तुरंत जमशेदपुर से दिल्ली के अपोलो अस्पताल में एयरलिफ्ट किया गया था, जहां उनका इलाज चल रहा है। फिलहाल उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया और डॉक्टरों की टीम लगातार उनकी हालत पर नजर बनाए हुए है। झारखंड के परिवहन मंत्री दीपक बिरुवा भी अस्पताल पहुंचे और उनका हालचाल जाना। झामुमो के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुणाल सारंगी ने बताया कि स्थिति गंभीर है, लेकिन फिलहाल स्थिति बनी हुई है और ऑपरेशन की आवश्यकता अभी नहीं पड़ी है। पार्टी ने उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है और सभी से उनके लिए दुआ करने की अपील की है। धनबाद का वांछित अपराधी आशीष रंजन उर्फ छोटू सिंह प्रयागराज में एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में मारा गया। जानकारी के अनुसार छोटू प्रयागराज में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने जा रहा था। एसडीएफ को गुप्त सूचना मिली थी कि छोटू अपने एक साथी के साथ शिवराजपुर चौराहा थाना शंकरगढ़ होते हुए प्रयागराज की ओर बढ़ रहा है। सूचना मिलते ही प्रयागराज एसटीएफ टीम ने घेराबंदी की और उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन आशीष रंजन ने पुलिस टीम पर जानलेवा हमला कर दिया। उसने AK-47 राइफल और पिस्टल से पुलिसकर्मियों पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें प्रयागराज एसटीएफ के 3 अधिकारी और जवान बाल बाल बच गए। जवाबी कार्रवाई में छोटू को गोली लग गई और वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल अवस्था में उसे नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बुधवार को एसएनएमसीएच पीजी बिल्डिंग में ओपीडी रजिस्ट्रेशन काउंटर पर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव राहुल कुमार और कर्मचारी चंदन के बीच हुई मारपीट के बाद अस्पताल प्रशासन हरकत में आ गई है। प्रबंधन ने आदेश जारी करते हुए कहा कि अब किसी भी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को ओपीडी समय यानी दोपहर 12:30 बजे तक अस्पताल परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। सभी डॉक्टरों और विभाग को निर्देश दिया गया कि ओपीडी समय में एमआर से कोई बातचीत ना करे। जानकारी देते हुए अस्पताल प्रबंधन डॉक्टर CS सुमन ने कहा कि मरीजों की सुविधा और स्टाफ की सुरक्षा के लिए यह फैसला जरूरी था। प्रशासन ने यह चेतावनी भी दी है कि नियम तोड़ने पर संबंधित एमआर पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। हमको दूरभाष पर इसका समाचार मिला कि कुछ एमआर और हमारे कर्मचारी जो थे आपस में कुछ बहस हुआ। बहस के दौरान फिर वो मारपीट में बदल गया। उसके बाद दोनों आदमी को शायद थाना में ले जाया गया। वहाँ जाने के बाद दोनों को समझौता हुआ, छोड़ दिया गया उन लोगों को। लेकिन इस पर हमने तुरंत एक्शन लेते हुए एक कार्यालय आदेश निकाल रहे हैं कि कोई भी एमआर ड्यूटी आवर में जो हमारा जो ओपीडी का जो टाइम है जैसे 12 बजे तक, उस समय तक कोई भी एमआर को हम लोग बैठने की अनुमति नहीं देंगे। उसके बाद अगर वो चाहें तो डॉक्टर से मिलने का समय अपॉइंटमेंट ले, और अथॉरिटी से बिना अपॉइंटमेंट के हम नहीं जाने देंगे अंदर में, कोई भी एमआर हो। और इसका एक कार्यालय आदेश अभी तुरंत निकाल रहे हैं और संज्ञान लेते हुए इसको आगे हम कार्रवाई करेंगे। कोई भी अनावश्यक भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कदम हमको उठाना पड़ेगा। आज उठाए या कल उठाए, ये उठाना था और इसी के तहत ये आदेश निकल रहा है कि कोई भी एमआर ड्यूटी मतलब जो ओपीडी का टाइम है उसमें नहीं जाए। ये दोनों जगह लागू होगा। जो 12 बजे का टाइम है उसमें भी ओपीडी, और 3 से 5 का जो ओपीडी का टाइम है उसमें भी लागू होगा। कुछ कंपनियों के द्वारा या अस्पताल में जैसे कि 37 नंबर जो रूम है वहाँ पर भी लोग रखे जाते हैं और चेकिंग कराया जाता है, उसको लेकर के क्या अभी हम तुरंत अपने होमगार्ड के जो हमारे कमांडर जो हैं, जो लोग, उन लोगों को हम अभी भेज के दिखवाए हैं कि अगर कोई भी अनऑथराइज्ड कोई भी आदमी उस तरह के वहाँ बैठक में है या किसी तरह का उसको सपोर्ट मिल रहा है तो उस भीड़ को हम मतलब वहाँ से निकालने की कोशिश कर रहे हैं और HOD को हम लिख रहे हैं कि इस तरह की चीज़। सरकारी दावों और योजनाओं के बीच हकीकत एक बार फिर शर्मसार कर गई।
हजारीबाग जिले के विष्णुगढ़ प्रखंड के गोविंदपुर कला पंचायत स्थित चितरामोटोला गांव में सड़क नहीं होने के कारण एक प्रवासी मजदूर का शव खटिया पर लाद कर घर लाना पड़ा। एम्बुलेंस शव को गांव से 5 किलोमीटर पहले ही उतार कर लौट गई। जानकारी के मुताबिक कर्नाटक में कार्यरत प्रवासी मजदूर सनीचर मरांडी की हाल में ही मौत हो गई थी। कंपनी द्वारा शव को हजारीबाग भेजा गया, लेकिन खराब व अनुपयुक्त रास्ते के कारण एम्बुलेंस गांव तक नहीं पहुंच सकी। इसके बाद ग्रामीणों ने शव को खटिया पर रखकर कीचड़ और पगडंडी से पैदल गांव तक पहुंचाया। ग्रामीणों का कहना है कि चितरामोटोला, गिधनिया और परसातरी जैसे इलाके आज भी सड़क, बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। बरसात के दिनों में हालात और भी बदतर हो जाते हैं। लोग फंसे रह जाते हैं और कई बार समय पर इलाज नहीं मिलने से मौत तक हो जाती है। विष्णुगढ़ के उप प्रमुख सरयू साहब ने बताया कि क्षेत्र में करीब 600 आदिवासी परिवार रहते हैं जो आज ही विकास की मुख्य धारा से पूरी तरह कटे हुए हैं। उन्होंने प्रशासन से तुरंत संज्ञान लेकर इन गांवों को सड़क से जोड़ने की मांग की है। यह घटना सिर्फ एक शव की खटिया पर यात्रा नहीं, बल्कि सिस्टम की निष्क्रियता का कड़वा सच है, जो बरसों से अनदेखी किया जा रहा है। आज बताते हुए बहुत ही दुख हो रहा है कि आज़ादी के 78 साल बाद भी ग्राम पंचायत गोविंदपुर के चितरामो ग्राम के गिधनिया टोला, मसरी तरी और परसा तरी 3 आदिवासी बहुल क्षेत्र है, जिसमें लगभग 600 की जनसंख्या में आदिवासियों की वास है। लेकिन आज तक वहाँ पे ना पुल बन पाई है, ना आवागमन के लिए सड़कें बन पाई है। दुर्भाग्य की बात यह है कि विगत 28 तारीख को सनीचर मरांडी का देहांत कर्नाटका के काकीनाडा जिला में हो गया था ट्रांसमिशन लाइन काम के दौरान। जब उसकी शव पार्थिव शरीर कल आया गांव में, तो गांव से दूर 5 किलोमीटर एम्बुलेंस रुका और वहां से कंधे में उठा करके वहां के जनता, आदिवासी भाई लोग खटिया में लाद करके बॉडी को ले गया। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। यहाँ की प्रशासन कब तक मौन रहेगी? क्यों नहीं प्रशासन सुनती है? हम लोग बार बार प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि उस इलाके में पुल बनाया जाए, रोड बनाया जाए, जो आज तक संभव नहीं। बिहार में सरकारी विद्यालय के शिक्षकों का अब ऐच्छिक स्थानांतरण होगा। अपने ट्रांसफर के इंतजार में बैठे बिहार के शिक्षकों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ी राहत दे दी है। सीएम नीतीश ने एक्स पर जानकारी दी है कि अब स्थानांतरण के लिए आवेदन करने वाले शिक्षकों के पास 3 जिलों का विकल्प उपलब्ध होगा। इसका मतलब यह हुआ कि अब टीचर अपने आवेदन में 3 जिलों का विकल्प चुन सकते हैं और इन्हीं में से किसी एक जिले में उनका तबादला किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक्स पर लिखा, शिक्षा विभाग द्वारा हाल में किए गए शिक्षकों के स्थानांतरण के बारे में विभिन्न स्रोतों से सुझाव प्राप्त हो रहे हैं। इसकी समीक्षा के क्रम में मैंने शिक्षा विभाग को स्पष्ट निर्देश दिया है कि अंतर जिला स्थानांतरण संबंधी जिन शिक्षकों की भी समस्या है उनसे 3 जिलों का विकल्प प्राप्त किया जाएगा, जिसके बाद उन्हीं जिलों में उनका पदस्थापना किया जाएगा। जिलों के अंदर पदस्थापना का कार्य जिला पदाधिकारी की समिति द्वारा किया जाएगा ताकि यथासंभव इच्छित प्रखंडों या उनके नज़दीक उनका पदस्थापना हो सके। शिक्षकगण बच्चों के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मेरा विनम्र आग्रह होगा कि वे इस बारे में चिंतित ना होकर बिहार में बच्चों की शिक्षा के लिए लगनपूर्वक काम करें। बता दें कि बिहार में शिक्षकों के म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए बुधवार को ही ई शिक्षा पोर्टल को खोला गया है। यह पोर्टल खासतौर पर वैसे शिक्षकों के लिए खोला गया है जो ट्रांसफर प्रक्रिया में छूट गए थे और ट्रांसफर नहीं हो पाने के कारण उन्हें पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ा था। म्यूचुअल ट्रांसफर प्रक्रिया के तहत 2 शिक्षक आपसी सहमति से अपने ट्रांसफर के लिए आवेदन कर सकते हैं। दोनों शिक्षकों को निर्धारित शर्तों का पालन करते हुए जरूरी दस्तावेज देने होंगे। इसके बाद दोनों शिक्षकों का ट्रांसफर एक दूसरे के जिलों में किया जाएगा। साहेबगंज क्षेत्र के हबीबपुर इलाके में गुरुवार को एक युवक की लाश मिलने से हड़कंप मच गई। बताया जा रहा है कि युवक की मौत हबीबपुर पाइपलाइन रोड में बहते बाढ़ के पानी में डूबने से हुई है। मृतक की पहचान उमेश बोधी के रूप में की गई है। घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी अमित कुमार गुप्ता पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। थाना प्रभारी ने बताया कि मौत के कारणों की गहन जांच की जा रही है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असली वजह स्पष्ट हो पाएगी। इधर घटना की खबर सुनते ही परिजनों में कोहराम मच गया। मृतक के भाई अरुण कुमार और पुत्र विशाल कुमार का रो रो कर बुरा हाल है। उमेश कुमार मोदी। कब निकले थे घर से? ही घर से सुबह निकले थे। तो क्या बोल के निकले थे? हम लोग से बातचीत नहीं होता, कुछ नहीं बोले थे। बातचीत नहीं होता है, झगड़ा चलता है? झगड़ा चलता नहीं है, शुरू से बातचीत नहीं होता है। तो ये अलग रहते हैं? अलग रहते हैं, मतलब साथ में रहते हैं, बातचीत नहीं होता है।
और फिर घर में आते हैं और जाते हैं बस। आते जाते खाते पीते हैं, क्या करते थे? अपना खाते हैं। दारू सर शुरू से पीता था ही, इसलिए इसे घर में किसी से बनाव नहीं था। कितने भाई है आप लोग? इसको मना करता था कि दारू वगैरह मत पीजिए, फिर भी लोग सुनता ही नहीं था ही। अच्छा, इसीलिए इसे घर में कोई किसी से उतना बातचीत भी नहीं होता था। क्या करते थे ये? टेम्पो ये इसका चाय का दुकान था ना वहाँ पर। नहीं टेम्पो चलाते थे। अभी फिलहाल टेम्पो चलाता था? पहले चलाते थे, अभी पहले से उसके बाद टेम्पो छोड़ दिया। तो अभी क्या करते हैं? अभी कुछ नहीं है भाई। खबरनामा में अब तक बस इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।